हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा 2018 का पेपर सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2018 रसायन विज्ञान का पेपर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी जो हैं अपने चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है अपने वीडियो के उपलब्ध होते रहें और अपने दोस्तों के आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अपन आगे इसी प्रकार से वीडियो यहाँ पर प्राप्त कर पाएँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। देखिए, तो अपन सॉल्व कर चुके थे 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्वेश्चन अपन ने जो किया था वो था अपने पास इस प्रकार से 15वां क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 अपन को क्या दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए समान मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में आप लोगों को इसे जमाना है। अब किस प्रकार से अपन जमाएंगे, कौन कौन सी चीज़ों को जमाना है, तो देखो, एक तो NaCl को जमाना है, AlCl3 को जमाना है, यूरिया को जमाना है और MgCl2 को जमाना है। इन चारों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में आपको जमाना है। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ पर इन चारों में ध्यान रखेंगे कि सबसे कम क्वथनांक जो होता है ना, वो होता है इनमें यूरिया का। किसका क्वथनांक होता है? सबसे कम क्वथनांक यूरिया का होता है। ठीक है भाई, और यूरिया के बाद सेकंड नंबर पे ज़्यादा क्वथनांक होगा NaCl यानी कि नमक का। ठीक है, नमक के बाद तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा तीसरे नंबर पे, और सबसे ज़्यादा क्वथनांक यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का यानी कि AlCl3 का। ठीक है ना, तो ये तो आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा कि यूरिया जो होता है, यूरिया का क्वथनांक सबसे कम होता है, AlCl3 का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में आप लोग इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का A बिंदु जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर किसके बारे में, और वो है अपना पास 16 का B, और वो है 22 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 100 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति लीटर है तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो ये होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार इंटू क्या करना है, 100 आपको करना है, इंटू 100 आपको करना है। अब देखो, ये आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि जो विलय है, विलय का भार कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम दे रखा है, परंतु विलयन का भार दिया हुआ नहीं है। विलयन का आयतन आपको दे रखा है और घनत्व दिया हुआ है। तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, D बराबर m/v, ये घनत्व का फॉर्मूला है। यहाँ से अपन को निकालना क्या है, द्रव्यमान m निकालना है, तो इस v को अपन ले जाएंगे D की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D इंटू वी हो जाएगा। अब देखो, D घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.1 दिया हुआ है, और V का मान कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करते हैं तो आता है 1100 ग्राम, ये भार आ गया विलयन का। अब देखो, अपने पास विलेय का भार कितना था, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेय का भार कितना था, अपने पास 22 ग्राम था। ठीक है, बटे विलयन का भार कितना है, 1100 है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से ये कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा कितना, 2%। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार से अपन इस द्रव्यमान प्रतिशत वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, और वो है अपने पास शुष्क सेल का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो शुष्क सेल जो है ये सेलों को अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व नहीं करेंगे। और चाहते हैं यदि आप लोग उसको देखना तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो अपन बैटरी के अंदर जो निप्पो सेल काम में लेते हैं वो शुष्क सेल होता है, और उसको आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने सिलेबस से हटा दी गई है वर्तमान में। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है, इस चीज़ को समझाइए। यानी यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि तनुता, जो तनुता होती है ना, इस तनुता जो होती है ये विशिष्ट चालकत्व के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, विशिष्ट चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और ये जो होती है ना ये मोलर चालकता के समानुपाती होती है, मोलर चालकता के समानुपाती होती है। यानी कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व तो घटता है और मोलर चालकता बढ़ती है ना। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए देखो तनुता बढ़ाने पर जब तनुता बढ़ाते हैं ना अपन, तो होता क्या है कि इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना, ठीक है। और पानी मिलाएंगे तो होता क्या है, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में क्या होगा, आयनों की संख्या में कमी आती है, आयनों की संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, और आयनों की संख्या कम होने के कारण विशिष्ट चालकत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पर कि मोलर चालकता क्यों बढ़ती है, तो देखो होता क्या है, मोलर चालकता क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो कि ये जो चीज़ है ना मोलर चालकता, तनुता बढ़ाने पर होता क्या है, एक मोल विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। तनुता जैसे बढ़ाएंगे तो एक मोल विद्युत अपघट्य, एक मोल विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के मध्य, आयनों के मध्य आकर्षण कम हो जाता है। अब आकर्षण कम होगा तो गति क्या होगी, बढ़ेगी, और आयनों की गति बढ़ेगी तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, और वो है कि NiCN का होल 4-2 वर्ग समतलीय संकुल है, जबकि NiCl4-2 चतुष्फलकीय संकुल होता है। इसको संयोजकता बंध सिद्धांत यानी VBT के आधार पर समझाइए। तो देखो किस प्रकार से समझाते हैं, इस चीज़ को अपन बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझा देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं NiCN का होल 4-2, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था पर निकालें, निकल की तो x + 4 - 1 बराबर -2, ठीक है ना। अब यहाँ से x बराबर ऑक्सीकरण अवस्था तो आ जाती है कितनी, +2 आ जाती है। अब देखो Na+2 आयन का यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो आपको पता है 3d8 4s2 होता है, 3d8 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन +2 के रूप में त्याग दिए गए हैं तो 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और 4p आगे वाला कक्षक भी क्या है, 0 है। अब इनको अपन कक्षकों को बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं,
3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s 0 है और 4p में भी 0 है। ठीक है ना। अब देखो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले एकांतर क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, 4s 0 है और 4p 0 है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो Cn है ना, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इनका युग्मन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर NiCN का होल 4 -2 के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा उसमें क्या होगा, देखो उसमें जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, और ये बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी कक्षक यहाँ पर खाली रहेंगे। ठीक है भाई। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो 4 Cn हैं वो खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसुजक बंध बना लेंगे। तो कितने Cn है, 4 Cn हैं, चारों Cn जो होंगे ये इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसुजक बंध बना लेते हैं। अब कितने कक्षक भाग लिए, एक तो D कक्षक भाग लिया अंदर वाला, एक S भाग लिया, एक 2p भाग लिए। तो एक संकरण कौन सा बन गया यहाँ पर, DsP2 संकरण हो गया। और DsP2 संकरण होने के कारण ही इसकी ज्यामिति क्या होती है, इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संकरण DsP2 है, इसीलिए ज्यामिति क्या है, इसकी वर्ग समतलीय है। यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझाना था। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर NiCl4 में क्या होगा, ऐसा NiCl4 में ऐसा क्या होगा कि वहाँ पर ज्यामिति चतुष्फलकीय है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिए, देखो इसी चीज़ से मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, NiCl4 -2, NiCl4 -2 है यहाँ पर। इसमें भी अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो x + 4 - 1 बराबर -2। तो x बराबर आ जाएगा +2 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अब s बराबर +2 है, मतलब निकल +2 है, और निकल +2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही हो जाएगा। 3d8 है, 3d8 है, 4s में 0 है और 4p में भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर भरेंगे, 4s में 2 होंगे और 8 कक्षक यहाँ पर होंगे और 4p में 3 कक्षक होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले एकांतर क्रम में 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने। 4s 0 है, 4p भी 0 है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अब देखेंगे अपन लिगेंड यहाँ पर Cl है, हेलोजन है, और हेलोजन जो होता है ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि यह दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो NiCl4 -2 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम। तो देखो वही सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे जो ऊपर लिखा हुआ है अपने पास, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तो होगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया अपन यहाँ पर। अब देखो अंदर वाला कक्षक भाग नहीं लेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन 4 Cl- इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, कहाँ देंगे, एक S में देंगे और 3 P में इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर बंध बनाने में कौन से भाग लिए हैं, एक S भाग लिया है, 3 P कक्षक भाग लिए हैं, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा, और संकरण sp3 है, इसीलिए ज्यामिति को हो जाएगी चतुष्फलकीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से VBT सिद्धांत के आधार पर इस चीज़ को अपन बता सकते हैं। ठीक है ना। आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर, क्या बोला है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले क्यों होते हैं। तो देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT के आधार पर आप लोगों को ये बात समझानी है कि ऐसा क्यों होता है कि आपके चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले होते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो CFT सिद्धांत है ये बोलता है कि चतुष्फलकीय संकुल में, चतुष्फलकीय जो संकुल होता है, इस चतुष्फलकीय संकुल में
जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल्टा टी, इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा टी का मान हमेशा हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, और विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। अतः इसके कारण क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होने के कारण हमेशा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होने के कारण हमेशा बाह्यतम कक्षक ही बंद बनाने में भाग लेते हैं, और इसीलिए इसे उच्च चक्रण संकुल अपन बोलते हैं। ठीक है, तो CFT क्या बोलता है कि चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा टी का मान हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन यहाँ पर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो आंतरिक कक्षक बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे, हमेशा बाह्य वाला यानी बाहर वाला डी कक्षक ही बंद बनाने में भाग लेता है, और इसीलिए यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ से आप लोग इसको समझा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19 है, रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो देखो भाई, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3 होता है। इसकी क्रिया करा देते हैं अपन किससे, एक मिनट थोड़ा सा अपन इसको, हाँ क्या दिया, हाँ बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म है CH Cl3, इसकी क्रिया करा देते हैं अपन किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ बनता है COCl2 यानी फोस्जीन बनती है, और साथ में HCl बनता है। तो देखो यहाँ पर फोस्जीन बनती है जो एक विषैली गैस होती है। ठीक है, फोस्जीन बनती है यानी विषैली गैस होती है, इसीलिए बोला जाता है कि क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, विषैली गैस यानी जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को समझा सकते हैं। आगे बात करते हैं क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को शांत H2SO4 के साथ क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है। तो देखो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है, क्लोरोबेंजीन जो होता है उस क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा देंगे अपन किससे, क्लोरल से। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO। ठीक है, और इसकी क्रिया करा देंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा DDT। क्या बनेगा, DDT बनेगा। और ये DDT वाली जो समीकरण है अपने सिलेबस से वैसे तो हटा दी गई है, पर फिर भी मैंने आप लोगों को इस चीज़ को बता दिया है। ठीक है भाई, चलो तो ये था अपना सब क्वेश्चन जो अपन को ध्यान रखना था क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 ये बोलता है कि एक विद्युत रासायनिक सेल दो धातु इलेक्ट्रोडों जिंक व अर्जेंटम यानी कि सिल्वर से बना है, जिसके मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा प्लस के 0.80 वोल्ट हैं। तो बताइए, एनोड का नाम बताना है, कैथोड का नाम बताना है, मानक सेल विभव का मान बताना है, सेल आरेख निरूपण का मान बताना है। अब ये कैसे बताएंगे अपन, इस चीज़ को समझो। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक ऊपर आता है और Ag नीचे आता है। अब जिंक ऊपर आता है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, और जिंक पर ऑक्सीकरण होने के कारण ये एनोड का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर एनोड तो हो जाएगा जिंक। और बात करें Ag, तो Ag विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण यहाँ अपचयन होगा, और सिल्वर पर अपचयन होता है इसलिए इसको बोलेंगे अपन कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बोलते हैं, जिस पर अपचयन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जिंक तो एनोड का काम करेगा, सिल्वर कैथोड का काम करेगा। अब मानक सेल विभव का मान निकालना है। तो देखो ई स्टैंडर्ड, एक मिनट इसको थोड़ा सा अपन यहीं से लिख देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ई स्टैंडर्ड सेल का मान जो होता है ना वो होता है ई स्टैंडर्ड कैथोड, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड।
इस फॉर्मूले से अपन इसको निकालते हैं। अब देखो ई स्टैंडर्ड कैथोड क्या दिया हुआ है आपको, कैथोड यानी कि Ag सिल्वर के लिए कितना दिया हुआ है 0.80 दिया हुआ है, 0.80 दिया हुआ है, माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड क्या दिया हुआ है, तो एनोड देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो ई स्टैंडर्ड कैथोड कितना दिया हुआ है 0.80 दिया हुआ है, और ई स्टैंडर्ड एनोड कितना दिया हुआ है माइनस के 0.76 दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 और इस प्रकार से 1.56 वोल्ट अपने पास इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, प्लस में ये आएगा 1.56 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि यहाँ पर जो है ये सेल निरूपण कैसे करेंगे। तो भाई जिंक जो होता है, जिंक तो क्या करेगा, जिंक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जिंक से क्या बनेगा, जिंक से बनेगा Zn+2। ये तो हो गया अपना एनोड। और बात करेंगे अपन कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर सिल्वर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में बदल जाएगा। इस प्रकार से इसका सेल आरेख अपन बना सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Please like and subscribe my YouTube channel Chemistry by Chandra Sir.